गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट ईजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आपको पता ही है इस चैनल के माध्यम से मैं आपको अकाउंट और स्टेट 11, 12 दोनों सिखा रहा हूँ। तो स्टेट में हम लोग चैप्टर नंबर 2 रैखिक सहसंबंध, ये चैप्टर हम पढ़ रहे थे और इस चैप्टर को हमने पूरा कर लिया। आज की वीडियो में एक छोटा सा ही वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है उसका हम संक्षिप्त में एक रिवीजन कर लेंगे। तो हमारा पार्ट 2 नाम है रैखिक सहसंबंध। आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए 12 मार्क्स के लिए है। सेक्शन ए से लेकर एफ तक सभी सेक्शन में एक एक सवाल पूछे जाएंगे, सिर्फ सेक्शन ई को छोड़कर। यानी सेक्शन ए में एक एमसीक्यू 1 मार्क्स के लिए, सेक्शन बी में एक शॉर्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए, सेक्शन सी में एक क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स के लिए, सेक्शन डी में एक क्वेश्चन या एक थियरी भी हो सकता है 3 मार्क्स के लिए, ई में कोई प्रश्न नहीं होगा और एफ में एक सवाल होगा 5 मार्क्स के लिए। इस तरह से आपके बोर्ड के एग्जाम में ये जो पार्ट 2 है वो 12 मार्क्स के लिए होगा। और अगर स्कूल चालू हुआ तो स्कूल के पहले फर्स्ट टर्म के एग्जाम में ये लगभग 24 से 25 मार्क्स का होगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म की जो एग्ज़ाम होगी आपकी उसमें तो लगभग 4 चैप्टर जितने होंगे तो उसमें इसका वेटेज लगभग 25 मार्क्स का होगा। तो उस दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। अब दोस्तों, इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीख लिया। तो सबसे पहले थियरी के टॉपिक की बात करें तो थियरी के टॉपिक में हमने सहसंबंध का अर्थ, सहसंबंध के प्रकार, सहसंबंधांक का अर्थ और सहसंबंधांक की गणना की विधि को सीखा था। तो सबसे पहले सहसंबंध का अर्थ किसे कहते हैं। सहसंबंध तो 2 यादृच्छिक चर x और y के बीच प्रत्यक्ष या परोक्ष कारणों से होने वाले कमी या वृद्धि को उन 2 चरों के बीच सहसंबंध है ऐसा कहा जाएगा। 2 यादृच्छिक चर x और y के बीच प्रत्यक्ष या परोक्ष कारणों से होने वाले कमी वृद्धि को ही उन 2 चरों के बीच का सहसंबंध कहेंगे। यानी किसी एक चर में वृद्धि होने से दूसरे चर में वृद्धि या कमी हो, किसी एक चर में कमी होने से दूसरे चर में वृद्धि या कमी हो, तो उन 2 चरों के बीच में सहसंबंध है ऐसा कहा जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि सहसंबंध के प्रकार कितने हैं। तो सहसंबंध के मुख्य 2 प्रकार हैं, धन सहसंबंध और ऋण सहसंबंध। तो धन सहसंबंध किसे कहते हैं। तो जब 2 चरों के बीच होने वाला कमी और वृद्धि एक ही दिशा में हो तो उसे हम धन सहसंबंध कहेंगे। जब 2 यादृच्छिक चरों के बीच में होने वाला परिवर्तन एक ही दिशा में हो तो उसे हम धन सहसंबंध कहेंगे। यानी कहने का मतलब चर x में अगर वृद्धि हो रही है तो उस वजह से चर y में भी क्या होना चाहिए, वृद्धि ही होना चाहिए। चर x में कमी हो रहा है तो उस वजह से y में भी कमी ही होना चाहिए। अब वो वृद्धि और कमी एक ही अनुपात में, समान अनुपात में होगा, एक जैसा ही हो रहा है तो संपूर्ण धन सहसंबंध, समान अनुपात में नहीं हो रहा है तो वो अंशतः धन संबंध, लेकिन धन सहसंबंध माना जाएगा जब एक ही दिशा में परिवर्तन होगा। कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे व्यक्ति का आय और खर्च, व्यक्ति का आय बढ़ता है तो व्यक्ति का खर्च भी बढ़ता है। पति की आयु और पत्नी की आयु, पति का आयु जिस प्रमाण में बढ़ेगा उस प्रमाण में पत्नी की आयु भी बढ़ती है। वर्षा और फसल की उपज, किसी निश्चित क्षेत्र में वर्षा का प्रमाण और उसी क्षेत्र में फसल का प्रमाण, वर्षा अच्छा होगा तो फसल भी अच्छा होगा। अच्छा होने का मतलब बाढ़ हो जाना ऐसा नहीं, एक निश्चित सीमा तक अच्छा होना। वर्षा अच्छा होगा तो फसल भी क्या होगा, अच्छा होगा। ऋण सहसंबंध किसे कहेंगे तो ठीक इसका उल्टा, 2 चरों के बीच में जो होने वाला परिवर्तन है, होने वाला जो कमी वृद्धि हो, विरुद्ध दिशा में हो तो उसे हम ऋण सहसंबंध कहेंगे। जैसे चर x में वृद्धि हो रहा है और उसकी वजह से चर y में कमी हो, चर x में कमी हो रहा है उसकी वजह से चर y में वृद्धि हो, तो उन 2 चरों के बीच में संपूर्ण ऋण सहसंबंध कहा जाएगा। जैसे कि बचत और खर्च और बचत, व्यक्ति का खर्च और बचत, खर्च बढ़ेगा तो बचत कम होगा, खर्च कम होगा तो बचत बढ़ेगा। वस्तु का मूल्य और मांग, मूल्य बढ़ता है तो मांग कम हो जाता है और मूल्य कम होता है तो मांग बढ़ता है। ये ऋण सहसंबंध के उदाहरण हैं। उसके बाद सहसंबंध का अभाव, ये प्रकार में तो नहीं आता लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं सहसंबंध का अभाव। तो सहसंबंध का अभाव कब कहेंगे, जब 2 चरों के बीच में होने वाला परिवर्तन का एक दूसरे से कोई संबंध ना हो तो उन 2 चरों के बीच में सहसंबंध का अभाव है ऐसा माना जाएगा। जैसे कि अमेरिका में बढ़ रही वाहनों की संख्या और भारत में होने वाली दुर्घटना की संख्या, जैसे x, मान लीजिए चर x है, अमेरिका में बढ़ रहे वाहनों की संख्या और चर y है, भारत में दुर्घटना की संख्या, उन 2 चरों के बीच में सहसंबंध का क्या माना जाएगा, अभाव माना जाएगा। उन 2 चरों के बीच में कोई संबंध नहीं है ऐसा माना जाएगा। उसके बाद मैंने कुछ साइन बताया था आपको कि सहसंबंधांक को हम लोग r से दर्शाते हैं। सबसे पहले तो सहसंबंधांक को हम का अर्थ जानते हैं और उसके बाद हम जानेंगे कि उसकी वैल्यू के बारे में। तो सहसंबंधांक किसे कहते हैं, तो 2 चरों के बीच सहसंबंध के माप को हम सहसंबंधांक कहते हैं।
दो चरों के बीच सहसंबंध के घनिष्ठता के माप को हम सहसंबंधांक कहते हैं। यानी दो चरों के बीच सहसंबंध तो है, धन है ऋण है, ये भी लगभग हम सवाल देखकर समझ सकते हैं, लेकिन उसकी घनिष्ठता कितनी है, यानी संपूर्ण धन है कि अंशतः धन है, संपूर्ण ऋण है कि अंशतः ऋण है, यह जानने के लिए हमें सहसंबंध गुणांक प्राप्त करना होता है। तो दो चरों के बीच सहसंबंध के घनिष्ठता के माप को हम कहते हैं सहसंबंधांक, जिस संकेत में हम स्मॉल r से दर्शाते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको याद होगा तो मैंने आपको एक नोट लिखवाया था कि r की जो कीमत है वो हमेशा -1 से +1 के बीच ही होना चाहिए, यानी लगभग आपका आंसर पॉइंट में ही आएगा। हाँ, प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, शायद ही ऐसा कभी होगा कि पूरा -1 या पूरा +1 आएगा, लेकिन ये पक्का है कि -1 से ज़्यादा कम और +1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी -1.36, 1.32 या -2, -3 ऐसा नहीं होगा, या +1.36, 2.54 ऐसा भी बिल्कुल नहीं हो सकता। उसके बाद कुछ मान r के कुछ मान दिए होंगे, उसका अर्थघटन मैंने आपको समझाया था कि अगर r बराबर 1 लिखा है, 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछते 3 मान दिया होता, r बराबर 1, r बराबर -1 और r बराबर 0 का अर्थघटन कीजिए। एक लाइन का जवाब है और 3 मार्क्स का सवाल होता है। r बराबर 1, r बराबर 1 है, इसका मतलब चर x और y के बीच संपूर्ण धन सहसंबंध है। r बराबर -1 है तो यादृच्छिक चर x और y के बीच संपूर्ण ऋण सहसंबंध है, और r बराबर अगर 0 है तो x और y के बीच सहसंबंध का अभाव है, और +1 से कम है यानी पॉइंट में है तो अंशतः धन सहसंबंध है या धन सहसंबंध बोल सकते हैं आप। -1 से भी कम है तो आप उसको अंशतः ऋण सहसंबंध बोल सकते हैं। उसके बाद सहसंबंधांक की गणना की विधि, सहसंबंध की गणना की 3 विधि है। विकीर्ण आकृति यानी जिसको हम आलेख की विधि कहते हैं, दूसरा कार्ल पियर्सन की गुणन आघूर्ण की विधि, और तीसरा स्पीयरमैन के क्रमांक सहसंबंधांक की विधि, जिसमें हम विकीर्ण आकृति की विधि अभी हमने लास्ट वीडियो नहीं कल की वीडियो में हमने सीखा है। वो एग्जाम की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी हमने उसे सीख लिया है 2.1 के माध्यम से। उसके 3 सवाल हमने ग्राफ के 3 सवाल हमने हल किया है, और आपको मैंने 1-2 उदाहरण भी दिया था, उम्मीद करता हूं कि आपने वो हल किया होगा। सबसे महत्वपूर्ण है कार्ल पियर्सन की विधि, उसके 3 सूत्र उसने दिए। अब उस तीनों सूत्रों को पहले देख लेते हैं, लेकिन आप हमेशा कार्ल पियर्सन की विधि से सहसंबंधांक या सहसंबंधांक ज्ञात करो ऐसा लिखा होगा तो आप हमेशा दूसरे विधि का उपयोग करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि दूसरे विधि में कॉलम भी बहुत कम बनाने पड़ते हैं और प्लस माइनस का भी कोई झंझट कोई टेंशन नहीं रहता है, आराम से आप कर सकते हैं उसमें प्लस माइनस। हाँ, ये है कि कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा आएगा, लेकिन आपको कैलकुलेटर की मदद से करना है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो उन्होंने कौन सा 3 सूत्र दिया? तो पहला सूत्र दिया है समेसन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार बटे में पहले अंडर रूट में समेसन x माइनस एक्स बार का वर्ग और दूसरे अंडर रूट में समेसन y माइनस वाई बार का वर्ग। इसका उपयोग कब होगा? जब x बार और y बार पॉइंट में न आए तभी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, वो इसकी एक मर्यादा है। संख्या बड़ी हो छोटी हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन x बार और y बार सबसे पहले निकालना पड़ेगा, और दोनों के दोनों दोनों में से कोई भी पॉइंट में नहीं आना चाहिए। दोनों में से अगर एक भी पॉइंट में आया तो आप पहले विधि का उपयोग नहीं कर सकते। दूसरा, r बराबर n समेसन एक्स वाई माइनस समेसन x इंटू समेसन वाई बटे में पहले अंडर रूट में n समेसन एक्स स्क्वायर माइनस समेसन x का होल स्क्वायर इंटू दूसरे अंडर रूट में n समेसन y का स्क्वायर माइनस समेसन y का होल स्क्वायर। तो इस तरह से ये जो विधि है दूसरी विधि, ऐसे तो कहा जाए तो ये छोटे संख्याओं के लिए उपयोगी है, लेकिन आपके बुक में कहीं ऐसा उल्लेख नहीं है, और पहले कैलकुलेटर नहीं था तब ये बहुत छोटे संख्याओं के लिए और तीसरा वाला बड़ी संख्याओं के लिए उपयोग होता था। लेकिन अब कैलकुलेटर है तो अब हमारे लिए क्या छोटा और क्या बड़ा, सभी संख्या एक जैसी ही है, क्योंकि छोटी संख्याओं का गुणाकार भी हम कैलकुलेटर से ही करते हैं। तो इसलिए अब आप किसी भी विधि में चाहे x बार पॉइंट में आए ना आए, y बार पॉइंट में आए ना आए, संख्या छोटी हो बड़ी हो, आप दूसरे विधि का उपयोग करेंगे तो आपको सिर्फ 3 ही कॉलम बनाना पड़ेगा, बाकी पहले विधि और तीसरी विधि में आपको 5-5 कॉलम बनाने होंगे। तीसरा विधि है जो बड़ी संख्याओं के लिए उपयोग होता है, r बराबर n सिग्मा यू भी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी, जिसको आप समेसन भी कह सकते हैं, बटे में पहले अंडर रूट में n समेसन यू स्क्वायर माइनस समेसन यू का होल स्क्वायर, दूसरे अंडर रूट में n समेसन वी स्क्वायर माइनस वी समेसन वी का होल स्क्वायर। जहाँ पे दूसरे सूत्र में x था वहाँ पे तीसरे सूत्र में u आ गया है, और जहाँ पे दूसरे सूत्र में y था वहाँ तीसरे सूत्र में v आ गया, बाकी सेम टू सेम तीसरा सूत्र दूसरे सूत्र की तरह ही है। उसके बाद स्पीयरमैन की विधि से क्रमांक सहसंबंध, हम कैसे पहचानेंगे कब कार्ल पियर्सन करना है और कब स्पीयरमैन करना है? तो दोस्तों, प्रश्न में सिर्फ सहसंबंधांक गुणांक ज्ञात करने के लिए कहा हो या कार्ल पियर्सन के गुणन आघूर्ण की विधि से सहसंबंधांक ज्ञात करने के लिए कहा गया हो तो हम कार्ल पियर्सन के तीनों में से किसी विधि का उपयोग करेंगे। कोशिश करेंगे कि हमेशा दूसरे विधि का ही उपयोग करें क्योंकि वो आसान है।
लेकिन प्रश्न में क्रम दिया गया है या क्रमांक सहसंबंधांक ज्ञात करो या स्पीयरमैन का क्रमांक सहसंबंधांक ज्ञात करो, ऐसा कुछ कहा गया होगा तो आपको क्रमांक सहसंबंध की विधि का उपयोग करना होगा। तो उसकी विधि के दो अलग अलग सूत्र है, एक जैसे ही लेकिन थोड़ा डिफरेंस है कि जब अवलोकन पुनरावर्तित ना हो, यानी एक्स और वाई का क्रम या तो पहले से दिया हो या तो फिर जो एक्स और वाई दिया उसमें कोई अवलोकन रिपीट ना हो रहा हो, तो उस सिचुएशन में r बराबर 1 - 6 समेसन डी स्क्वायर बटे में n कोष्टक में n स्क्वायर माइनस 1। ये पहला सूत्र जब अवलोकन पुनरावर्तित ना होते हो तब, और जब अवलोकन पुनरावर्तित हो तो CF वाला सूत्र आएगा 1 - 6 कोष्टक में समेसन डी स्क्वायर प्लस CF कोष्टक बंद बटे में n कोष्टक में n स्क्वायर माइनस 1। जहाँ CF हम कैसे प्राप्त करते हैं, CF क्या है, तो जो अवलोकन पुनरावर्तित हो रहा है उसको हम पुनरावर्तित अवलोकन कहेंगे, लिख देंगे। जैसे मान लीजिए 32 3 बार पुनरावर्तित हो रहा है तो पुनरावर्तित अवलोकन 32 कहलाएगा, और m जो है वो 3 कहलाएगा कि 32 कितनी बार पुनरावर्तित हो, जितनी बार पुनरावर्तित हो रहा है पुनरावर्तित अवलोकन उसकी आवृत्ति को हम m कहते हैं। कोई अवलोकन अगर 3 बार पुनरावर्तित हो रहा है तो m3 कहलाएगा, कोई अवलोकन 5 बार पुनरावर्तित हो रहा है तो m5 कहलाएगा, कोई अवलोकन 2 बार पुनरावर्तित हो रहा है तो m2 कहलाएगा। और उस m की सहायता से ही हम CF निकालते हैं, जिस CF का सूत्र होता है m का क्यूब माइनस m बटे में 12। तो उसकी सहायता से हम CF प्राप्त करते हैं। CF कैसे, CF वाले सवाल में आपको एक बात और ध्यान रखना होगा कि कोई अवलोकन रिपीट हो रहा है तो उसको ध्यान से आपको क्रम देना होगा। जैसे मान लीजिए कि 25 है, वो चौथे नंबर पे भी 25 आ रहा है और 5वें नंबर पे भी 25 आ रहा है, तो चौथे और 5वें के बीच में क्या आता है 4.5, तो आपको दोनों को 4.5 देना होगा, ना किसी को चौथा ना किसी को पाँचवा, दोनों को 4.5 देना होगा, और अगले वाले को यानी उसके नीचे वाले को आपको छठा नंबर डायरेक्ट देना होगा। तो उस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो अवलोकन जिस नंबर के लिए रिपीट हो रहे हैं उतने अवलोकनों को उस नंबर को दोनों नंबरों को जोड़कर, जितने अवलोकन 2 अवलोकन रिपीट हो रहे हैं 2 से भाग लगाना है, 3 अवलोकन रिपीट हो रहा है तीनों नंबरों को जोड़कर 3 से भाग लगाकर एवरेज नंबर उनको देना है, और उसके बाद फिर गिन लेना है कि कितना हो गया है, जितना हो गया होगा उसके आगे का नंबर उससे छोटे अवलोकन को देना है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हमने कुछ सूत्र सीखे थे। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये सब सूत्रों का उपयोग तो होता ही है दोस्तों, ये जो हमने कार्ल पियर्सन और स्पीयरमैन का सूत्र सीखा है उसका उपयोग तो शॉर्ट क्वेश्चन में होगा ही, साथ ही साथ 2 और शॉर्ट क्वेश्चन का हमने सूत्र सीखा था, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो 4 और 2 6 शॉर्ट सूत्र हमने इस चैप्टर में सीखे हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन का जो सूत्र है पहला, r बराबर SXY या कोवेरिएशन ऑफ XY, जिसको हम कहते हैं सहविचरण, x और y का सहविचरण बटे में SX इंटू SY। SX का मतलब होता है स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x और SY का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, यानी x का प्रमाण विचरण को आप SX कहेंगे और y के प्रमाण विचरण को आप SY कहेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कभी कभी प्रश्न में विचरण लिखा होता है, x का विचरण, तो विचरण यानी SX स्क्वायर कहलाएगा, वो S स्क्वायर x कहलाएगा, y का विचरण है तो S स्क्वायर y कहलाएगा, तो उस समय आप वर्गमूल निकाल लीजिएगा। दूसरा एक सूत्र है r बराबर सिग्मा XY माइनस n इंटू एक्स बार इंटू वाई बार बटे में n इंटू SX इंटू SY। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत उपयोगी सूत्र है। उसके बाद मैंने आपको सबसे पहले स्वाध्याय 2.2 करवाया था, फिर 2.3 हमने पूरा किया था, फिर हमने स्वाध्याय के प्रश्नों को होमवर्क के रूप में कुछ प्रश्नों को आपको दिया था, और फिर कुछ प्रश्न जो F के बाकी थे या C या D के बाकी थे वो मैंने आपको करवाया था। फिर हमने 2.1 आलेख के प्रश्नों को सीखा था, और आज हम रिवीजन के माध्यम से हमने इस पाठ में क्या क्या सीखा वो भी सीख लिया है। तो इस तरह से हमारा पाठ 2 पूरा हो गया है। अब हम जब भी वीडियो देखेंगे या वीडियो में लाऊंगा आपके लिए, तो हम पाठ 3 रैखिक नियत संबंध के वीडियो के माध्यम से उसकी हम पढ़ाई करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, क्योंकि ये मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। आप सबके सपोर्ट के लिए, सहयोग के लिए थैंक यू सो मच।